नमस्कार दर्शक बंधुओं। मैं सुजीत चक्रवर्ती, प्रकृति कृषि तंत्र पुणे से। आज हम बात करेंगे ऋतु, मौसम एवं जलवायु के बारे में। दैनिक कृषि कार्य में इसका कैसे प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में विस्तार में बात करेंगे। ऋतु कैसे बदलता है, मौसम कैसे बदलता है और जलवायु कैसे बदलता है, उसके पीछे का प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारण क्या है, उसकी वैदिक शास्त्र में किस तरीके से व्याख्या किया गया है, हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने इसको किस तरीके से समझा था और किस तरीके से पूर्वानुमान के साथ कृषि कार्यों में इसका उपयोग करते थे और उसी के अनुसार अपने कृषि कार्य को प्लान करते थे। तो आइए उस पर बात करते हैं। ऋतु, मौसम और जलवायु, इसमें कैसे परिवर्तन होता है और इसके पीछे किस तरीके से हमारे कृषि कार्य में क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम विस्तार से आज समझेंगे। तो ऋतु, मौसम और जलवायु दैनिक कृषि कार्य में प्रभाव कैसे पड़ता है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। और ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने के कारण होता है। हमारे भारत में कितने ऋतुएं हैं, विश्व के विभिन्न भागों में ऋतु के कौन से हैं, कैसे हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि भारत में किस तरह का ऋतु है और दूसरे भागों में किस तरह का ऋतु है। तो ये देखिए, हमारा विश्व का पूरा नक्शा है, पूरा विश्व इसमें दिखाया गया है। इसमें ये जो भाग है, बीच का जो भाग है भूरे रंग का, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जहाँ पे साधारणतः दो ऋतुएं होती हैं, आर्द्र और एवं शुष्क शुष्क। ये भाग में आप देखिए, भारत का दक्षिण भाग आ रहा है। इसके अलावा बर्मा है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, अफ्रीका का करीब करीब पूरा मध्य भाग जो है अफ्रीका का, वो पूरा आ रहा है। इसके ऊपर उत्तर की तरफ अगर जाएंगे तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है, जहाँ पे चार ऋतुएं होती हैं: ग्रीष्म, शरद, शीत एवं वसंत ऋतु होती है। और इसी प्रकार अगर हम दक्षिण भाग में जाएंगे तो दक्षिण भाग में भी ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है, जहाँ पे चार ऋतुएं होती है: ग्रीष्म, शरद, शीत एवं वसंत ऋतु। और उससे और अगर उत्तर या दक्षिण में जाते हैं तो आर्कटिक क्षेत्र आता है, जहाँ पे फिर से दो ऋतुएं होती हैं और वहाँ पे ध्रुवीय दिन और रात्रि होता है। कहने का मतलब है कि बहुत लंबा समय होता है दिन का या बहुत लंबा समय होता है रात्रि का, उसके विस्तार में हम नहीं जाते हैं। हम हमारे लिए ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे यहाँ अ, ये बताया गया कि आर्द्र और शुष्क दो मुख्य प्रकार के ऋतुएं होती हैं। आर्द्र का मतलब बरसात का मौसम और शुष्क का मतलब गर्मी का मौसम। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे शीत और शरद ऋतु जो है यहाँ पे नहीं होते हैं। बाकी अगर आप पूछेंगे कि तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में वर्षा ऋतु नहीं होती है क्या? नहीं, वर्षा ऋतु होती है, लेकिन वहां पे वर्षा का कोई
एक ऋतु इस तरीके से निर्धारित नहीं है। वर्षा वर्ष के किसी भी समय में वर्षा होती है, और वहाँ पे जो बादल बनते हैं वो वर्ष के किसी भी समय में, किसी भी ऋतु में, ये चारों ऋतुओं में किसी भी समय में वहाँ पे वर्षा होती है। इसी प्रकार जो दक्षिण भाग में, दक्षिण गोलार्ध में मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है, वहाँ पे भी इसी तरीके का ऋतुएं जो है वो ग्रीष्म, शरद, शीत एवं वसंत है, जिनको बिल्कुल अलग तरीके से देखा, अनुभव किया और समझा जा सकता है। परंतु वर्षा का जो समय है उस इन्हीं चारों ऋतुओं में किसी भी समय होता है। परंतु अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हम देखें तो यहाँ पे वर्षा होती है और शुष्क होता है, गर्मी होती है। तो वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, गर्मी के ऋतु में शुष्क होता है, और शीत ऋतु या शरद ऋतु नहीं के बराबर होता है। अगर भारत के इस भाग को हम देखें, जो इसके बीच में से विषुवत रेखा जा रहा है, आगे के हम इसमें देखेंगे, तो विषुवत रेखा के ऊपर और उसके उत्तर दक्षिण में उससे लगा हुआ जो भाग है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, वहां पे ये दो तरीके के ऋतु होते हैं, दो प्रकार के ऋतु होते हैं, आर्द्र और शुष्क प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे हम उत्तर में या दक्षिण में जाते हैं वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होना शुरू होता है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। इसका प्रभाव कैसे पड़ता है कि निरंतर हो रहे तापमान में वृद्धि के कारण वैश्विक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ये हम सभी जानते हैं, सभी अनुभव कर रहे हैं। पूरे विश्व में इसके बारे में बात हो रही है कि विश्व में जो तापमान में वृद्धि हो रही है उसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहा जाता है, उसके कारण क्या हो रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप भोजन एवं जल की आपूर्ति प्रभावित होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था एवं लोक स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। क्या हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन होने से मौसम जो है वो बदल रहा है, ऋतुएं बदल रही हैं, ऋतु का जो समय है वो बदल रहा है, और उसके कारण हमारे कृषि कार्य में प्रभाव पड़ रहा है। हम आज कृषि के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। ये जो विषय है वो कृषि से संबंधित ही है। तो कृषि कार्य में सब प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण उत्पादन कम हो रहा है, उत्पादन की गुणवत्ता घट रही है, और क्योंकि मौसम के बदलने से, जलवायु के बदलने से, ऋतु परिवर्तन होने से वर्षा पे भी प्रभाव पड़ रहा है। वर्षा जो है वो एक समान रूप से नहीं हो रही है। बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है। तो जिसके कारण जल की आपूर्ति, जो जहां से हमको पीने का पानी मिलता है जमीन के अंदर से, जो हम बोरिंग करके पानी निकालते हैं, वहां पे आपूर्ति नहीं हो रही, वहां पे पानी नहीं पहुंच रहा है, बल्कि अति वर्षा होने से बाढ़ आती है और वो पानी बह के निकल जाता है, नदियों से, नालों से, समुद्र में चला जाता है, वो जमीन के नीचे नहीं जा पाता है। तो वाटर टेबल जो है, जल का स्तर जो है जमीन के अंदर, वो कम होता जा रहा है, जिसके कारण सिंचाई में भी समस्या हो रही है। तो ये सारे जो कारण है वो वैश्विक स्तर पर तापमान की वृद्धि जो हो रही है उसके कारण हो रहा है, और उसके वजह से हमारे भोजन और जल की आपूर्ति में प्रभाव पड़ने के कारण अर्थव्यवस्था सामान्य रूप से प्रभावित होगा और स्वास्थ्य में भी प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है, ये अक्षांश है, ये विषुवत रेखा है, और इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। तो इस इक्वेटर या विषुवत रेखा जो है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे एक समान ऋतु रहता है, जो कि आर्द्र और शुष्क ऋतु है। गर्मी पड़ती है और वर्षा होती है। ठंडी या शीत ऋतु जो है नहीं के बराबर होता है, कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं होता है। जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा शीत ऋतु का अनुभव होना शुरू होता है। भारत में अगर हम देखें तो जो पूर्वी उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग जैसे भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल वगैरह जो है, आसाम, पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है, वहाँ पे हमको शीत ऋतु मिलता है। लेकिन अगर हम दक्षिण भारत में जाएं तो शीत ऋतु में मौसम
में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है, गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरीके से अगर हम पृथ्वी को लंबाई में अगर हम वो उसको विभाजित करें, तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध का वो आएगा। ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध है। और ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ इसको अगर विभाजित किया जाए तो दो भाग में बटेगा। एक पूर्वी गोलार्ध होगा, एक पश्चिमी गोलार्ध होगा। तो ये दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर हम लगा दें तो एक जाली नुमा बनता है, जो इस प्रकार से होता है। इसमें अगर हम देखें तो ये विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा के ऊपर ये जो थोड़ा सा लाल वाला जो हिस्सा है वो उष्णकटिबंधीय है। जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ जाते हैं तो शुष्क वातावरण ज्यादा मिलता है। इसके बाद समशीतोष्ण होता है, जैसे मैंने भारत का जो भाग बताया, उत्तरी भाग, या जिसको सब ट्रॉपिकल कह सकते हैं। और उसके बाद जो है महाद्वीपीय और उत्तर में अगर जाएंगे तो और ठंडी होती है, और फिर ध्रुवीय क्षेत्र आता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो अगर हम इसको ऋतु से नहीं समझे बल्कि वातावरण की बात करें अगर, तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ जाते हैं, धीमे धीमे ठंडी जो है पड़ना शुरू हो जाती है। तो इसलिए उष्ण कटिबंधीय में दो ऋतुएं होती है, और जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है वहां पे चार ऋतुएं होती है, और ध्रुवीय क्षेत्र में फिर से दो ऋतुएं होती है। अब ये ऋतुएं क्यों बदलती हैं, इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा इस चित्र में अगर देखें तो ऐसा है कि सूर्य जो है वो अपने धुरी पर 23 अंश झुका हुआ है। सूर्य बिल्कुल सीधा नहीं है, थोड़ा सा झुका हुआ है। ये हमने हमने पढ़ा है भूगोल में। तो उसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी जो है वो झुका हुआ है। इसके कारण क्या होता है कि शीत ऋतु में जो है, जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। उसका कारण यह है कि झुके होने के कारण जो सूर्य का प्रकाश है वो तो लंबाई में आधे में पड़ता है। तो उसके कारण उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की तरफ कुछ भाग, ये त्रिकोणीय भाग अगर हम देखें जो नीले रंग से दिखाया गया है, इतने भाग में जो है वो सूर्य का प्रकाश कम पहुंचता है, कम समय के लिए पहुंचता है। और क्योंकि ये अपनी दूरी पे घूम रहा है, यहाँ पे दिन छोटा होता है और ठंडी ज्यादा पड़ती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में सीधा पड़ रहा है। यहाँ पे तब तिरछा पड़ता है, यहाँ पे सीधा पड़ रहा है। और यहाँ पे दिन का समय जो है ज्यादा बड़ा होता है, और रात्रि का समय बहुत छोटा होता है। और इसी का ठीक उल्टा जो है होता है जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, ग्रीष्म ऋतु होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। तो ये धुरी पर झुके होने के कारण, और जब ये परिक्रमा कर रहा है तो परिक्रमा करते करते ये इस अवस्था से इस अवस्था में आ जाता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में जो शीत ऋतु था उससे दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आ जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो ग्रीष्म ऋतु था दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु आ जाता है। तो ये परिक्रमा जब कर रही है पृथ्वी अपने कक्ष में सूर्य के चारों तरफ, तो ये ऋतु परिवर्तन होता है। उसका एक ही कारण है, वो ये है कि अपनी धुरी पे झुके होने के कारण। जो बाकी ग्रहों में अगर झुके होंगे तो वहां पे भी ऐसा परिवर्तन होता होगा, लेकिन पृथ्वी क्योंकि झुका हुआ है इसलिए पृथ्वी पे ये परिवर्तन देखा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम ये चीज भी समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरे जो सभी ग्रह हैं उनमें सौर दिन कैसे होता है, क्योंकि जब धुरी पे अपने धुरी पर जो घूम रही तो उसी से दिन और रात होता है। तो बाकी ग्रहों के साथ थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सौर मंडल में प्रत्येक ग्रहों की गति भिन्न होती है, और इसी कारण जो है वहां पे वर्ष और दिन ही का समय भी भिन्न होता है। सौर दिन एक दिन और एक रात को मिलाकर एक सौर दिन माना गया है। नक्षत्र दिन या एक नक्षत्र दिन, जो एक नक्षत्र जो है वो नक्षत्र दिन कहा जाता है। ग्रहों के अपनी धुरी पर एक नियमित आवर्तन को एक नक्षत्र दिन माना गया है। तो उसमें अगर देखें तो सौर मंडल में विभिन्न ग्रहों की गति जो है वो कैसे होती है, अगर इसको हम इस
वीडियो में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देखिए ये पृथ्वी है और मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, उसके पहले वीनस है, और ये क्या बोलते हैं, अ, शुक्र और बुध भी है। लेकिन सबकी गति बराबर नहीं है, और इसके कारण दिन, जो एक दिन का जो समय है वो भी अलग अलग है। पृथ्वी में 23 घंटे 56 मिनट का एक दिन होता है जो सौर दिन कहा जाता है, लेकिन मंगल में ये 24 घंटे 36 मिनट का होता है। वीनस में या शुक्र में जो है ये 243 दिन और 26 मिनट का होता है। और बुध में अगर हम देखें यहाँ पे, तो बुध में जो है एक दिन जो है 58 ये वर्ष का है, कि एक वर्ष जो है 58 दिन और 16 घंटे का होता है, और इसकी गति जो है इस प्रकार है, 10.83 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। शुक्र में एक वर्ष जो है वो करीब 243 दिन का होता है। पृथ्वी में जो एक दिन है वो 23 घंटे का होता है। यहाँ पे देखिए शुक्र और बुध का जो ये बताया गया है, ये एक सौर दिन के बारे में बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम फिर से इसको देखें तो इनकी गति जो है वो शुक्र की और बुध की जो है गति बिल्कुल नहीं होते हुए दिख रही है। उसका कारण ये है कि बहुत ही धीमा है। एक परिक्रमा अपनी धुरी में एक बार घूमने के लिए, धुरी में परिक्रमा नहीं, एक बार अपनी धुरी में घूमने के लिए, जहाँ पे पृथ्वी को 23 घंटे 56 दिन लगते हैं, या मंगल को 24 घंटे 36 दिन लगते हैं, 24 घंटे 36 मिनट लगते हैं, पृथ्वी को 23 घंटे 56 मिनट लगते हैं, वहीं पे शुक्र को पृथ्वी के दिन के हिसाब से अगर कहा जाए तो 243 दिन 26 मिनट लगते हैं, और बुध को 58 दिन 16 घंटे लगते हैं। ये वर्ष का के बारे में बात नहीं है, वो एक दिन के बारे में बात है। और अगर हम आगे बढ़े तो बृहस्पति के लिए 9 घंटे 56 मिनट है, शनि के लिए 10 घंटे 33 मिनट है, और यूरेनस 17 घंटे, और नेपच्यून जो है 16 घंटे, इस तरीके से है। और इनकी गति भी जैसा मैंने देखा वीडियो में अलग अलग है। तो ये इस प्रकार ये दिन और रात होता है। तो सूर्य से ही हमारा ऋतु, मौसम और जलवायु का सारा संबंध है। तो हम इसको इस तरीके से समझे कि सूर्य की जो ताल है वो 3 ताल होती है सूर्य के, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है, दिन रात का परिवर्तन होता है। तो ये 3 ताल कौन से, ऋतु है, तिथि है और सौर मास है। एक महीने का जो समय होता है, एक ऋतु का जो समय होता है, और एक दिन या एक तिथि, इसमें दिन और रात मिला के एक तिथि माना जाता है। और आगे अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो सौर्य मास जो है वो भारतीय कैलेंडर के अनुसार, हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार जो मास होते हैं वो ये सारे मास हैं, वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। पहला मास जो है वो वैशाख का मास होता है, फिर ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन और चैत्र मास होता है। सूर्य की परिक्रमा में देशांतर की अगर हम बात करें, जो हमने यहाँ पे देखा था, देशांतर देखा था, ये जो है, ये जो रेखाएं हैं लंबाई में, वो देशांतर रेखाएं हैं। तो देशांतर रेखाओं में जो मास का जो शुरुआत होता है वो 23 अंश 15 मिनट से शुरू होता है, और हर एक मास जो है वो 30 अंश का होता है। जो पृथ्वी की अगर पूरी गोलाई को अगर हम देखें तो 360 अंश होते हैं। 360 अंश को अगर 12 महीने से हम विभाग भाग करें तो एक मास को 30 अंश मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 23 अंश 15 मिनट, फिर 23 + 30 53 अंश 15 मिनट, फिर 53 में और 30 जोड़ दिया तो 83 अंश 15 मिनट। इस प्रकार से जो है ये फिर से 353 अंश 15 मिनट हो गए, और उसमें अगर 30 जोड़ेंगे तो फिर से 23 अंश 15 मिनट आ जाता है। और इसी के अनुसार औसत अवधि जो होती है एक दिन का, वो अलग अलग मास में जो है अलग अलग दिन होते हैं। प्रत्येक मास में एक समान दिन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि कुछ मास में जो है
30 दिन होते हैं, 30.9 है या 31.3 है। ये पूर्ण संख्या नहीं होती है। जो समय के हिसाब से अगर हम वास्तविक समय की बात करें तो वैशाख में 30.9 दिन होते हैं, 31 दिन, 31.3 दिन होते हैं ज्येष्ठ मास में। आषाढ़ मास में फिर से 31.5 दिन होते हैं, श्रावण में 31.4 दिन होते हैं, भाद्र में 31 दिन होते हैं पूरे। इसके बाद अश्विन में 30.5 दिन होते हैं, कार्तिक में 30 दिन पूरे होते हैं, फिर मार्गशीर्ष में 29.6 दिन होते हैं, पौष में 29.4 दिन होते हैं, माघ में 29.5 दिन होते हैं, फाल्गुन में 29.9 दिन होते हैं, और चैत्र मास में 30.3 दिन होते हैं। तो ये प्रत्येक मास की वास्तविक अवधि जो है दिन के अनुसार, दिनों की संख्या के अनुसार ये वास्तविक अवधि है। और ये मास जो है वो अंग्रेजी के कैलेंडर के अनुसार कब से शुरू होता है, तो वैशाख का मास जो है 13 अप्रैल से शुरू होता है, जिस दिन हम लोग वैसाखी मनाते हैं। पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार से वैसाखी मनाया जाता है, और वो एक त्योहार होता है। क्योंकि भारतीय परंपरा में ऋतु और फसल और त्योहार का एक बहुत गहरा संबंध है। उसके बारे में हम यहाँ पे विस्तार में बात नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी ऋतु जो है, ऋतु परिवर्तन या ऋतु में कोई मुख्य जो दिन होता है उसका फसल के कृषि कार्य में कोई एक मुख्य विशेष कार्य होता है उस दिन। या तो बुआई होती है या कटाई होती है या इस तरीके का कुछ होता है, और उसका ऋतु से भी संबंध होता है, मास से भी संबंध होता है। इसी प्रकार ज्येष्ठ मास जो है 14 मई से शुरू होता है, आषाढ़ मास जो है वो 14 जून से शुरू होता है, श्रावण मास 16 जुलाई से शुरू होता है। अगर हम इन तारीख में इन दिनों को जोड़ लें तो ये तारीख अंग्रेजी के मास में आ जाता है। इसी प्रकार भाद्र जो है 16 अगस्त से शुरू होता है, अश्विन जो है 16 सितंबर से शुरू होता है, कार्तिक 17 अक्टूबर से शुरू होता है, मार्गशीर्ष 16 नवंबर से शुरू होता है। अभी मार्गशीर्ष शुरू हुआ है, 16 नवंबर से शुरू होता है। लेकिन इसका ये सौर्य मास के अनुसार है। ये भी मैं आपको बता दूं, जो भारतीय कैलेंडर में जो भारतीय कैलेंडर बनता है वो सौर मास के अनुसार नहीं बनता है, वो चंद्र मास के अनुसार बनता है, जिसके बारे में हमने दूसरे इसके पहले जो वैदिक कृषि पंचांग है उसमें हमने उसके बारे में विस्तार में बात किया है, और दूसरे वीडियो में भी है। इसके बाद पौष जो है वो 15 दिसंबर से, माघ 15 जनवरी से, सॉरी 14 जनवरी से। 14 जनवरी जो है वो संक्रांति का दिन होता है। संक्रांति का दिन होता है जिस दिन मास शुरू होता है। तो ये सभी तारीख संक्रांति होते हैं, लेकिन 14 जनवरी का जो संक्रांति है, जो मकर संक्रांति कहते हैं, क्योंकि उस समय जो ये चंद्र जो है, सूर्य जो है मकर राशि में जाता है, इसलिए मकर संक्रांति कहते हैं। इसके बाद 12 फरवरी को फाल्गुन का महीना शुरू होता है, और चैत्र का महीना जो है वो 14 मार्च को शुरू होता है। फिर 14 मार्च में अगर 30 दिन आप जोड़ेंगे तो फिर 13 अप्रैल आ जाता है। अब यहाँ पे हमने कुछ राशियों के बारे में बात किया है, और राशि के जो तत्व हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे दिखाया है, और फिर कुछ त्रिकोण हैं। तो ये 4 तत्वों के समूह में, प्रत्येक समूह में उसी तत्व के 3 राशियों को सम्मिलित किया गया है, और उसी तत्व समूह की राशि में से चंद्र का गोचर की बारंबारता प्रत्येक 10 दिनों में पुनः एक बार होता है। आइए इसको हम समझते हैं कि कैसे होता है। कि ये 12 राशि है जो कि कहाँ से शुरू होता है, मेष राशि से शुरू होता है, और इस प्रकार जा रहा है। कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं ये जा रहा है, जिसको दक्षिणावर्ती कह सकते हैं। तो ये मेष राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, फिर कर्क राशि है, सिंह राशि है, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि है। यहाँ पे देखिए तो मेन मेष राशि जो है वो अग्नि तत्व है। फिर अग्नि तत्व का त्रिकोण जो है वो बनता है फिर भूमि राशि, वायु राशि, जल राशि, अगले 3 राशि छोड़ के। फिर जो पांचवा राशि अगर मेष राशि से गिने तो पांचवा राशि जो है वो सिंह राशि है, फिर से अग्नि तत्व है। इसके बाद फिर से अगर हम यहाँ पे देखें सिंह राशि से,
तो कन्या, तुला और वृश्चिक जो है वो भूमि, वायु और जल तत्व है। फिर यहाँ से सिंह राशि से पांचवा तत्व जो है वो अग्नि है, जो कि धनु राशि है। तो इस प्रकार ये त्रिकोण बनता है, राशि त्रिकोण। अग्नि, अग्नि, अग्नि का मेष, सिंह और धनु का। इसी प्रकार भूमि तत्व का अगर देखें तो वृषभ राशि के साथ कन्या राशि और मकर राशि का बनता है। वायु तत्व में अगर हम देखें तो मिथुन राशि का तुला राशि से और कुंभ राशि से बनता है। और इसी प्रकार जल तत्व की अगर हम बात करें तो कर्क राशि से, फिर ये वृश्चिक राशि और फिर मीन राशि। ये जो त्रिकोण बनते हैं, ये इन त्रिकोण के अनुसार चंद्र जब राशि गोचर करता है तो प्रति 10 दिन में एक बार उसी तत्व की राशि में आता है। क्योंकि महीने में औसत 30 दिन होते हैं एक महीने में, चंद्रमास में। तो ये जो 12 राशि है उनको तो 4 समूहों में बांटा गया है, और प्रत्येक समूह में 3-3 राशि है। तो अगर वैसे देखा जाए तो प्रत्येक 10 दिन के बाद चंद्र पुनः उसी राशि में गोचर करता है। अब यहाँ पे चंद्रमास में हम इसको और समझ सकते हैं। ये हमने 2021-22 के पंचांग के अनुसार लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए जो चैत्र मास से हमने इसको शुरू किया है, क्योंकि कुछ प्रदेशों में चैत्र को पहला मास ही माना जाता है, दक्षिण भारत में खासकर। उत्तर भारत में वैशाख को पहला मास माना जाता है। तो ये हमने पूर्ण दिन दिन के हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा है कि किस माह में कितने दिन होते हैं और कब से कब तक होता है। ये यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है, 13 अप्रैल से 11 मई आ रहा है, जबकि ये चंद्रमास के अनुसार है। सूर्य मास के अनुसार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 13 अप्रैल के बाद ज्येष्ठ मास जो है वो 14 मई को शुरू हो रहा था, वैशाख के बाद ज्येष्ठ 14 मई को, फिर आषाढ़ 14 जून को। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे चंद्र मास के अनुसार तो वैशाख जो है 12 मई को हो रहा है, 2 दिन पहले हो रहा है। और इसी प्रकार जो जून में 14 जून के जगह ज्येष्ठ मास जो है वो 11 जून को हो रहा है। ये वास्तविक स्थिति है, लेकिन ये चंद्र मास के अनुसार है, चंद्र के गोचर के अनुसार है, चंद्र की गति के अनुसार है। चंद्र का गोचर कैसे होता है, उसके चंद्रमास कैसे होता है, वो हमने वैदिक कृषि पंचांग के वीडियो में हमने विस्तार में बताया। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रत्येक मास में कौन कौन सी राशि होती है। तो ये जो 2 राशि हमने यहाँ पे लिखा है, दो राशि प्रत्येक मास में, ये सूर्य इस मास में इन 2 राशियों से गोचर करता है। तो मीन राशि, मेष राशि, फिर वैशाख में मेष राशि, वृषभ राशि, और फिर ऋषभ, मिथुन। इस तरीके से प्रत्येक मास में जो है सूर्य 2 राशियों से गोचर करता है और 3 नक्षत्रों से गोचर करता है। सूर्य नक्षत्र जो है ये सूर्य के नक्षत्र है। चंद्र तो एक दिन में एक नक्षत्र से गोचर में से गोचर करता है, और एक राशि में चंद्र जो है 2.5 दिन गोचर करता है। 12 राशि है, 30 दिन है। तो क्योंकि चंद्र पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है एक महीने में, तो एक महीने के समय में, 30 दिन के समय में वो 12 राशियों से गोचर करता, तो औसत जो है 2.5 दिन का समय चंद्र को एक राशि में गोचर करते होता है। लेकिन ये सूर्य का है। और ये इस तरीके से जो है अलग अलग नक्षत्र हैं, जो कि सूर्य को एक राशि में करीब 13.2 दिन का समय लगता है एक नक्षत्र में गोचर करने के लिए। तो ये इस तरीके से प्रत्येक मास में जो है ये अलग अलग जो नक्षत्र हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ मास में जो है, जैसे चैत्र में रेवती, अश्विनी, भरणी है, लेकिन वैशाख में कृतिका, रोहिणी और मार्गशीर्ष है, मृगशीर्ष। लेकिन फिर से ज्येष्ठ में मृगशीर्ष, आर्द्रा, पुनर्वसु है, फिर पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा है ना। तो ये अगर देखें तो सूर्य 3 नक्षत्र में उस मास में है। अगर हम इन मास की बात करें तो 13.2 दिन, अगर एक मास का समय 30 दिन का लेते हैं
तो 13.2 दूनी 26.4 होता है, और कुछ समय बच जाता है, कुछ दिन बच जाते हैं। तो ये तीसरा नक्षत्र जो है उसका बहुत थोड़ा सा समय मिलता है। इसके बारे में जो है विस्तार में आगे हम बात करेंगे। और उन्हीं मास के अनुसार ऋतु कौन कौन से आते हैं, क्योंकि भारत में 6 ऋतु माना गया है कि भारत के जो कैलेंडर है भारतीय अनुसार, उसमें जो ऋतुओं का व्याख्यान किया गया है वैदिक वैदिक सिद्धांतों के आधार पर, तो 6 ऋतुओं का व्याख्यान किया गया है। जिसमें सबसे पहले वसंत ऋतु आता है जो चैत्र मास से शुरू होता है, और वैशाख मास, ये दो मास जो है सूर्य मास कह सकते हैं, या यहाँ पे चंद्र मास की बात कर रहे हैं। तो वसंत ऋतु होता है, इसका ज्येष्ठ और आषाढ़ जो है वो ग्रीष्म ऋतु होता है। सावन भाद्र वर्षा ऋतु होता है। आश्विन कार्तिक शरद ऋतु होता है। मार्गशीर्ष पौष हेमंत ऋतु होता है। इसके बाद माघ फाल्गुन शिशिर ऋतु होता है। और इसके बाद जो है फिर से वसंत ऋतु आ जाता है चैत्र मास का। हमने ये पूरे वर्ष को 2021-22 के अंदर हमने पूरा ये दिखाने की कोशिश किया है। तो उसमें आप देखिए कि चंद्रमास के अनुसार जो है फिर से पहला मास जो है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि चंद्र की जो परिक्रमा होती है, एक परिक्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ होती है, वो 30 दिन में नहीं होती है, बल्कि वो 30 दिन से कम समय में होती है। इस कारण जो वो समय जो है बच जाता है, और वो मास फिर से शुरू हो जाता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रह, राशि, नक्षत्र, तत्व, जलवायु एवं फसल का क्या संबंध है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्रहों में सूर्य, मंगल और केतु, ये जो है ये अग्नि तत्व से संबंधित हैं। और अग्नि तत्व कौन कौन से राशि हैं अग्नि तत्व के, तो मेष, सिंह और धनु राशि जो है अग्नि तत्व के हैं। और उसी से संबंधित अग्नि तत्व से संबंधित या मेष, सिंह और धनु से संबंधित नक्षत्र जो है वो 9 नक्षत्र हैं। अश्विनी, मघा, मूल, कृत्तिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। और जब सूर्य इन राशियों में, इन नक्षत्रों में एक साथ या इन राशियों में है, अगर नक्षत्र भी वही है, राशि भी वही है, तो जलवायु कैसा होगा, उष्ण होगा। लेकिन अगर राशि का तत्व अग्नि है, मतलब अग्नि तत्व के राशि में सूर्य है, लेकिन नक्षत्र कोई दूसरा है, तो जलवायु उष्ण के साथ संबंधित जो तत्व रहेगा उसको हम बताते हैं कैसे। तो ये 3 ग्रह जो है वो अग्नि तत्व के हैं। उनसे संबंधित जो राशियां हैं वो 3 राशि है अग्नि तत्व के, मेष, सिंह, धनु, और ये 9 नक्षत्र हैं। इसी प्रकार बुध और शनि जो है वो भूमि तत्व के हैं। और वृषभ, कन्या और मकर राशि है। और नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती है। और इनसे संबंधित जलवायु जो है वो शीतल जलवायु होता है, ठंडा होता है। बृहस्पति और राहु जो है वो वायु तत्व के हैं। राशि वायु तत्व के मिथुन, तुला और कुंभ है। और नक्षत्र वायु तत्व के अरिद्रा, स्वाति, शतभिषा, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद है। और जलवायु जो है वो वायुमय होता है। चंद्र शुक्र जो है वो आर्द्र जलवायु के होते हैं, क्योंकि जल तत्व से प्रभावित होते हैं या संबंधित होते हैं। और उनसे जो संबंधित राशियां हैं वो कर्क, वृश्चिक और मीन है। और नक्षत्र भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं कि पंचांग में जो मुख्य है हमारे पृथ्वी पर वो सूर्य और चंद्र है। सूर्य का और चंद्र का गोचर किस राशि में और किस नक्षत्र में दिन के हिसाब से या मास के हिसाब से हो रहा है, उसके अनुसार ही हमारा जो एक मासिक अगर हम जलवायु की बात करें या दैनिक जलवायु की बात करें वो बनता है।
बाकी ग्रह भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वो अपने लिए, क्योंकि उनका प्रभाव पृथ्वी पर सीधा नहीं पड़ता है। अगर देखा जाए, क्योंकि सूर्य जो है वो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, बाकी ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, और चंद्र जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, घूम रहा है। तो ये दोनों ग्रह जो है पृथ्वी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऋतु के लिए सूर्य महत्वपूर्ण है। जलवायु के लिए भी चंद्र और सूर्य महत्वपूर्ण है। किस राशि में गोचर कर रहे हैं, किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, आगे हम इसको समझेंगे। राशि और जलवायु का जो संबंध है, उसमें हमने अगर देखें तो यहाँ पे ये चार तत्व हैं, और चार तत्वों से संबंधित जो तीन राशियां हैं अलग अलग तत्वों से, वो यहाँ पे हमने दिया हुआ है। और उष्ण जलवायु हो सकता है, शुष्क हो सकता है। उष्ण का मतलब गर्मी होगी, शुष्क का मतलब सूखा होगा, ड्राई होगा, और परितप्त का मतलब होगा कि उमस जैसा होगा। उमस नहीं, परितप्त का मतलब है कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गर्म और शुष्क को मिला के कह सकते हैं। इसी प्रकार भूमि तत्व में जो है बिल्कुल स्थिर होगा, ज्यादा कोई हवा नहीं चलेगी, ठंडा रहेगा और ड्राई रहेगा, शुष्क रहेगा। वायु तत्व में अगर हम देखें तो हवा चलती रहती है, थोड़ा गर्मी भी रहेगा और थोड़ा वो भी रहेगा, आर्द्र भी रहेगा, है ना। तो उमस जैसा हम कह सकते हैं। और जल तत्व की राशियां जब हैं तो उसमें ठंडा, आर्द्र और सुहाना रहता है, मौसम अच्छा कह सकते हैं। तो ये जो है पंचांग में, पंचांग के ऊपर जो हमने वीडियो बनाया उसमें इसमें इसके ऊपर हमने अलग अलग दिन के ऊपर हमने विस्तार में दिया है, जिसमें हम पाक्षिक जो पंचांग हम बनाते हैं, कृषि पंचांग जो बनाते हैं, उसके उसका व्याख्यान करते हैं प्रमुख दिनों का। उसमें आप देख सकते हो उस वीडियो में, तो विस्तार में हमने इसके बारे में बताया। अब उसी को जो है तत्वों और जलवायु को अगर हम समझने की कोशिश करें थोड़ा और विस्तार में, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अग्नि तत्व है, इसके बाद भूमि तत्व है, वायु तत्व है और जल तत्व है। अग्नि और भूमि के का मिलन अगर है तो शुष्क होता है। अग्नि और वायु का अगर मिलन है तो उष्ण होता है, क्योंकि भूमि जो है ठंड है, ठंडा होता है। अग्नि जो है ये उष्ण होता है। तो इन दोनों को मिला के अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि शुष्क मौसम बनता है। लेकिन अग्नि और वायु को मिला के उष्ण मौसम बनता है, गर्म होता है। और इसी प्रकार वायु और आर्द्र को ये जल को अगर मिलाए तो आर्द्र मौसम बनता है, भूमि को और जल को मिलाए तो ठंडा मौसम बनता है। तो ये इस तरीके से ये जलवायु और का जो है तत्वों के साथ संबंध है। इनका एक त्रिगुणात्मक स्वामी होता है प्रत्येक तत्व के लिए। प्रत्येक तत्व से संबंधित जो राशियां होती हैं उनका जो स्वामी होता है वो ग्रह होते हैं उनके स्वामी। और वो किस तरीके से होते हैं, अग्नि तत्व में मेष, सिंह और धनु राशि आती है। उनका दिन के समय में जो स्वामी होता है सूर्य होता है, क्योंकि दिन के समय में हम अनुभव करते हैं गर्मी होती है। और रात्रि के समय में स्वामी जो है बृहस्पति होता है। और इन राशि का जो स्वामी होता है वो शनि होता है। इन राशियों का जो स्वामी होता है वो शनि होता है। परंतु दिन में सूर्य स्वामी होता है, रात्रि में बृहस्पति स्वामी होता है। इसी प्रकार अगर भूमि तत्व की बात करें तो उसमें वृषभ, कन्या और मकर राशि आती है। उनका दिन का स्वामी शनि होता है, रात्रि का स्वामी चंद्र होता है। क्योंकि शनि और चंद्र दोनों जो है वो शीतल जलवायु के होते हैं। और रात राशि का स्वामी जो है वो मंगल होता है। इन इन राशियों का स्वामी जो है मंगल होता है। इसी प्रकार वायु तत्व की बात करें तो मिथुन, तुला और कुंभ राशि आती है। उसमें भी दिन का स्वामी जो है शनि होता है और रात्रि का स्वामी जो है बुध होता है। परंतु राशि का स्वामी, इन राशियों का स्वामी जो है वो बृहस्पति होता है। और फिर जल तत्व की में कर्क, वृश्चिक और मीन राशि होती है। उनमें दिन का स्वामी बृहस्पति होता है और रात्रि का स्वामी मंगल होता है।
और राशि का स्वामी जो चंद्र होता है, क्योंकि ये ठंडे वो होते हैं। अब हम थोड़ा सा विस्तार में जो वैदिक समय में जो जलवायु के बारे में, ऋतुओं के अनुसार जलवायु के बारे में जो व्याख्या किया गया है उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। वराहमिहिर ऋषि थे जिन्होंने बृहद संहिता लिखा है। बृहद संहिता के अंदर उन्होंने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान किया है और वो सभी संस्कृत में है, परंतु हमने संस्कृत का श्लोक तो लिया है, उसका हमने हिंदी में अनुवाद करके आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो उन्होंने मेघ के गठन को गर्भाधारण एवं वर्षा को प्रसव की प्रक्रिया के समान कहा है। सबसे पहले हम इसको ये समझ लें कि मेघ जो है, जब कहीं पे बारिश होती है तो वो बारिश होती है, मेघ अच्छा मेघाच्छादित हो जाता है आकाश और बादल आ जाते हैं। तो बादल तो कहीं से आते हैं, और वो बादल जब आते हैं तो वो कहीं पे बनते हैं, और वो कहाँ पे बनते हैं और कैसे आते हैं, ये सारी चीजों को वैदिक शास्त्र में बहुत विस्तार से समझा गया और समझाया गया है, व्याख्या किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेघ जो है वो बनता है, और उसके बनने की जो प्रक्रिया है उसको गर्भाधारण कहा गया है, और जो वर्षा होती है उसको प्रसव कहा गया है। चंद्र का जिस नक्षत्र में गोचर के दिन मेघ का गर्भाधारण होता है, चंद्र का जिस नक्षत्र में गोचर के दिन मेघ का गर्भाधारण होता है, उस मेघ से वर्षा यानी प्रसव 195 दिनों के बाद चंद्र के पुनः उसी नक्षत्र में गोचर के दिन ही होता है। इसका मतलब ये है कि उनको ये समझ में आ गया था कि जैसे मनुष्य में प्रसव का के जो 280 दिन लगते हैं होते हैं, 9 महीने 9 दिन का समय लगता है, इसी प्रकार मेघ के प्रसव का, मेघ के गर्भाधारण से प्रसव का जो समय अंतराल है वो 195 दिन या 6.5 महीने का समय होता है। यानी मेघ जब बनता है और उसमें जो उससे वर्षा होती है उसके बीच का जो समय अंतराल होता है 195 दिन होता है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब मेघ बन रहा है, जिस दिन बन रहा है उस दिन चंद्र जिस नक्षत्र में गोचर करता है, उसका उस मेघ से जो वर्षा होती है वो 195 दिन के बाद चंद्र पुनः उसी नक्षत्र में गोचर करता है, और उसी दिन उससे वर्षा होती है। वो वर्षा उसके एक दिन पहले या एक दिन बाद में, जब चंद्र किसी दूसरे नक्षत्र में गोचर कर रहा है, तब नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि मेघ के गठन एवं वर्षा का समय अंतराल चंद्र के नक्षत्र में से गोचर के 7.5 चक्रों के बाद का समय, अर्थात वैदिक ऋषियों द्वारा 6.5 माह पहले ही वर्षा का अनुमान किया जाता था। यहाँ पे दो बातें, एक तो मैंने बताया कि 6.5 माह पहले ही पूर्वानुमान लगा सकते थे। आज का दिन, आज के दिन किस तरीके का मौसम है, हमारे यहाँ पे चंद्र किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, उससे पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि आज से 6.5 माह बाद या 195 दिनों के बाद का मौसम कैसा होगा। इसको अगर हम विपरीत दिशा में ले जाके देखें तो। दूसरी बात यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि नक्षत्रों का जो चक्र होता है, चंद्र के नक्षत्रों में गोचर का जो चक्र होता है, वो 7.5 चक्रों के बाद, 7.5 साइकिल के बाद चंद्र पुनः उसी नक्षत्र में गोचर करता है। चंद्र तो 27 नक्षत्र होते हैं, तो प्रत्येक माह जो है वो 27 दिन या 30 दिन के बाद फिर से उसी नक्षत्र में आ जाता है। लेकिन उसके क्योंकि 30 दिन का मास होता है और 27 नक्षत्र होते हैं, तो 6.5 माह में चंद्र पुनः उसी नक्षत्र में गोचर करता है। इसके बीच में भी करता है, लेकिन मेघ के गर्भाधारण और वर्षा के प्रक्रिया में अगर देखा जाए
तो 6.5 माह का समय जो 195 दिन का, उसमें चंद्र का 7.5 बार गोचर नक्षत्रों के अंदर हो जाता है, और 7.5 बार गोचर में चंद्र पुनः उस नक्षत्र में आता है। अब जो गर्भाधारण होता है मेघ से, वो कैसे होता है? जल से मेघ का गर्भाधारण की प्रक्रिया जो है, हम इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने एक पौधे को लिया है, और पौधे से ही हम इसको समझेंगे कि जल चक्र कैसे होता है। क्योंकि पौधे में जो है वो जमीन के अंदर से वो पोषण लेता है, और वो पोषण जो है जल के साथ लेता है। पौधा जमीन से जल या पानी लेता है, और उसके साथ पोषण लेता है, जो पत्तों में जाता है, और पत्तों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और वहां पे पत्तों से जल का वाष्पीकरण भी होता है। पौधे में जल का वाष्पीकरण भी होता है, और वो वाष्प होने के बाद कहाँ जाता है? तो वो आकाश में ऊपर चला जाता है। क्योंकि जल तो भारी होता है, तो वो नीचे रहता है, तरल होता है, भारी होता है, नीचे रहता है। जैसे जैसे वाष्पीकरण होता है, वाष्प जो है वो हल्का होता है, तो वो हल्की चीज जो है वो ऊपर की तरफ उठती है, तो ये वाष्पीकरण होता है, ऊपर की तरफ उठता है। तो इसको अगर हम देखें, और यही प्रक्रिया किसी भी जगह पे होती है जहाँ पे भी जल है, और वहां पे जल का निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। तो ये यहाँ पे अगर हम देखें, पौधे के माध्यम से अगर हम देखें, तो जमीन के अंदर से पौधा जल ले रहा है, और पत्तों में और वाष्पीकरण हो रहा है, और वाष्पीकरण होने के बाद वो आकाश में ऊपर उठ रहा है। ऊपर उठने के बाद वो जो है एक एक ऊंचाई में जाने के बाद जो है उसका जो ये है क्या बोलते हैं, उसका सघनन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे तापमान कम होता है। जब तापमान कम होता है तो सघनन होता है उसी वाष्प का, और जब सघनन होता है तो वो घने होते जाते हैं, और घने होने के बाद एक ऐसी अवस्था आती है जब वो इतने घने हो जाते हैं कि मेघ बन जाते हैं। उसी को मेघ का गर्भाधान कहते हैं। वही प्रक्रिया मेघ का गर्भाधान है। जल की अवस्था कभी भी स्थिर नहीं होती है, तथापि जल के अणु सदैव होने की प्रक्रिया में रहते हैं। जल के वाष्पीकृत होने की गति उसमें एवं आसपास के वातावरण में उपस्थित ऊष्मा पर निर्भर करती है। जल के अणुओं के सूक्ष्म आकार होने के कारण जल से निरंतर होने वाले इस वाष्पीकरण की प्रक्रिया को हम देख नहीं पाते, परंतु जब भी ये प्रक्रिया गति से होती है, जैसे उबलते हुए पानी से उठने वाला वाष्प, तब हमें ये दिखाई पड़ता है। जल के सभी वाष्पीकृत अणु ऊपर की ओर उठते हैं, एवं आकाश में एक साथ सम्मिलित होकर घने हो जाते हैं, जिससे मेघ की संरचना होती है। इसी प्रक्रिया को मेघ का गर्भाधान कहा गया है, जो हमने यहाँ पे आपको विस्तार में पौधे के द्वारा समझाया है। लेकिन जल चक्र जो है, ये किसी भी स्थान पे जहाँ पे भी जल है, और वो वायु के और वातावरण में जो ऊष्मा है उसके संपर्क में है, तो वो वाष्पीकृत होता रहता है। जितनी भी ऊष्मा रहेगी, जितना भी तापमान रहता है, जितनी भी ऊष्मा उस वातावरण में, उसके अनुसार वाष्पीकृत होता रहता है। जब तापमान में कमी होती है, या संघनन होने के बाद जब बहुत ज्यादा घना हो जाता है, तब वो पुनः जो है वो वृष्टि के रूप में नीचे आता है। लेकिन जमीन के अंदर जो जल है, उसको उसका वाष्पीकरण पौधे के द्वारा होता है, इसलिए हमने पौधे का उदाहरण लिया। वराहमिहिर की व्यय संहिता में आगे बताया गया है कि मेघ के गठन एवं वर्षा का चंद्र पक्ष से भी प्राकृतिक नियमानुसार गहरा संबंध है। अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं। प्रत्येक माह में चंद्र का 2 पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। तो वैदिक काल में ऋषियों का ऐसा विश्वास था कि यदि मेघ का गठन शुक्ल पक्ष में होता है, पहले तो हमने ये देखा कि जिस
नक्षत्र में मेघ का गठन हो रहा है, जिस दिन चंद्र जिस नक्षत्र में, उस नक्षत्र में मेघ का गठन हो रहा है, तो वर्षा उस मेघ से भी उसी नक्षत्र में होती है। मतलब चंद्र पुनः जब उस नक्षत्र में जाता है 7.5 चक्रों के बाद, या 6.5 माह के बाद, या 195 दिन के बाद, जब चंद्र पुनः उसी नक्षत्र में होता है, तब उस मेघ से वर्षा होती है। यहाँ पे अब थोड़ा और विस्तार में समझाया गया है कि जिस पक्ष में, वो दिन किस पक्ष में है, शुक्ल पक्ष में है ये कि कृष्ण पक्ष में है, जिस दिन मेघ का गठन हो रहा है। अगर मेघ का गठन शुक्ल पक्ष में होता है, तब उन मेघ से वर्षा कृष्ण पक्ष में होता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर मेघ का गठन के दिन चंद्र शुक्ल पक्ष में था, तो उस मेघ से वर्षा जो है वो कृष्ण पक्ष में होगा। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में गठित हुए मेघ से वर्षा शुक्ल पक्ष में ही होता है। ये प्राकृतिक नियम है, और इस नियम को समझने के लिए ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि वहां पे हमने देखा कि 6.5 माह का समय अंतराल है। तो 6.5 माह जब है तो वो पक्ष बदलना अनिवार्य है। इसी प्रकार दिन में गठित हुए मेघ से वर्षा रात्रि के समय होता है, ये महत्वपूर्ण है। अगर मेघ का गठन दिन में हो रहा है तो उससे वर्षा रात्रि में होगी। इसका मतलब ये कि अगर वर्षा रात में हो रही तो उस मेघ का गठन 6.5 माह पहले, 195 दिन पहले दिन के समय में हुआ है। जिस पक्ष में वर्षा हो रही रात्रि के समय, उसके विपरीत पक्ष में उस मेघ का गठन हुआ है, परंतु राशि वही है, चंद्र के गोचर की राशि वही है। तथापि रात्रि में गठित हुए मेघ से वर्षा दिन के समय में होता है। एवं यदि मेघ का गठन उषा काल में, उषा काल का मतलब है कि प्रातः काल, सूर्योदय के ठीक पहले, जब सूर्य की लालिमा जो है क्षितिज पर दिखाई पड़ी, लेकिन सूर्य का उदय नहीं हुआ है, परंतु सूर्य का प्रकाश थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया है, वो उषा काल होता है। तब उस मेघ से वर्षा, अगर उस मेघ का गठन उस समय में हुआ है उषा काल में, तो उस मेघ से वर्षा गोधूली बेला में होती है। गोधूली बेला सूर्यास्त के बाद का समय होता है। सूर्य जो है वो क्षितिज से नीचे चला गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रकाश है, और उसको गोधूली बेला कहा जाता है। क्योंकि पुराने समय में, प्राचीन काल में, जब गाय वापस घर जाती थी चरने के बाद, तो वो समय होता था जब गाय वापस जाती थी झुंड में, और उनके खुरों के थाप से जो धूल है वो उड़ती थी, और वो धूल जो है वातावरण में, क्षितिज में एक धूल वाला एक वातावरण बनता था, जो कि जिसके लिए उसको गोधूली बेला कहते हैं। तथापि गोधूली बेला में गठित हुए मेघ से वर्षा उषा काल में ही होता है। तो यहाँ पे एक विपरीत अवस्था बताया जा रहा है कि जिस समय में मेघ का गठन हो रहा है, उसके विपरीत समय में जो है वर्षा उस मेघ से होती है। आगे वरामिर के बृहद संहिता में बताया जा रहा है। हमने कुछ उदाहरण लिए हैं आपको ये समझाने के लिए कि वैदिक समय में हमारे ऋषि मुनि कितने विस्तार से चीजों को समझते थे, और उस समय ये उपकरण नहीं थे, और ना मौसम विज्ञान था। लेकिन उस समय का जो मौसम विज्ञान था वो आज से बहुत ज्यादा विस्तार में और बहुत ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से समझा गया था। मेघ के गठन एवं वर्षा का चंद्र पक्ष से भी प्राकृतिक नियमानुसार गहरा संबंध है, ये तो हमने बताया है। उसी में आगे कहा जा रहा है कि यदि मेघ का गठन मृगशीर्ष मास में के शुक्ल पक्ष में, अब यहाँ पे मृगशीर्ष मास की अगर बात करें तो आप देखिए, पीछे हम जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, तो मृगशीर्ष मास जो है 8वां महीना है, और वो नवंबर का महीना अभी का समय है। तो मृगशीर्ष मास में के शुक्ल पक्ष में, कौन से पक्ष में बता रहे हैं? मृगशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में
तथा कृष्ण पक्ष में, मतलब मिक्सिस मास में शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष में अगर मेघ का गठन हो रहा है एवं पौष मास के शुक्ल पक्ष में गठन हो रहा है, तो ये करीब 1.5 महीने का समय, 45 दिन का समय लिया गया है मृगशीर्ष का मास अभी, और इसके बाद जो अगला चंद्रमास है उसमें 15 दिन, तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष फिर से शुक्ल पक्ष में गठन होता है। तब उन मेघ से वर्षा ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष तथा आषाढ़ मास के क्रमशः शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष में होता है, तथापि वर्षा मध्यम मात्रा में ही होता है। अब इसको अगर हम पीछे जाके समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मृगशीर्ष मास है, यहाँ पे मृगशीर्ष मास है जो अभी का समय है, इसके बाद पौष मास है जो अगला महीना है, मतलब नवंबर, मध्य नवंबर से पूरा दिसंबर का महीना ये हो गया कह सकते हैं। तो वहां से अगर हम 6.5 महीने का गणित करें तो ये ज्येष्ठ मास आता है और आषाढ़ मास आता है। तो इस समय अगर मेघ जो है वो मेघ का गठन हो रहा है तो उससे वर्षा जो है ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में होती है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में वर्षा होती है, और वो मध्यम वर्षा होती है, उसकी मात्रा जो है मध्यम होती है, बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होती है। ये जो सबसे पहला जो वर्षा है उसकी अगर हम बात करें तो ये मध्यम वर्षा होती है, परंतु यदि मेघ का गठन पौष मास के कृष्ण पक्ष में होता है तब उस मेघ से वर्षा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में होता है। ये पक्ष का परिवर्तन यहाँ पे 6.5 महीने या 195 दिन के कारण। आगे वराहमिहिर के बृहद संहिता में कहा जा रहा है कि मेघ के गठन एवं वर्षा का चंद्र के गोचर से भी प्राकृतिक नियमानुसार गहरा संबंध है। वो कैसे है? यदि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष में जब चंद्र 4 दिन स्वाति नक्षत्र से ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करता है। अब यहाँ पे वर्षा ऋतु की बात हो रही है। वर्षा ऋतु में जब वर्षा हो रही है उस समय के बारे में बता रहे हैं कि चंद्र 4 दिन, क्योंकि चंद्र एक एक दिन एक एक राशि में एक एक नक्षत्र में गोचर करते हैं, तो 4 दिन, कौन से 4 दिन? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष में स्वाति नक्षत्र से ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करते हैं। इसका तात्पर्य है कि वर्षा ऋतु के श्रावण मास से कार्तिक मास तक सामान्य मात्रा में वर्षा वृष्टि होना स्वाभाविक है। अब यहाँ पे पूर्वानुमान जो है ऋतु के अंदर आके भी पूर्वानुमान किया जा रहा है कि ज्येष्ठ मास में स्वाति नक्षत्र से ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर चंद्र गोचर कर रहा है तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि श्रावण मास से कार्तिक मास तक सामान्य वृष्टि होगा। आगे और इसको हम देखें विस्तार में तो बृहद संहिता में ही मेघ के गठन एवं वर्षा का चंद्र पक्ष में वायु प्रवाह से भी प्राकृतिक नियमानुसार गहरा संबंध है। अब यहाँ पे वर्षा ऋतु के अंदर चंद्र पक्ष में वायु की प्रवाह कैसा है उसके अनुसार भी वर्षा ऋतु में वर्षा कैसे होनी है, किस तरफ से होनी है, ये सारी बातें का अनुमान, पूर्वानुमान किया जा सकता है, किया जाता था, अभी भी किया जा सकता है, क्योंकि ये तो प्राकृतिक नियम है, ये कभी बदलता नहीं है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी से एकादशी तक 4 दिन को वायु धारण दिवस माना गया है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी से एकादशी के जो 4 दिन है उसको वायु धारण दिवस माना गया है। जैसे मेघ का गर्भाधारण है इसी तरीके से वायु धारण दिवस माना गया है। इन दिनों में वायु प्रभाव पर निर्भर होता है कि आगामी वर्षा ऋतु में मेघ एवं वृष्टि
किस दिशा से, कब तथा कितनी मात्रा में होगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में ये 4 दिन जो है, उस दिन का वातावरण कैसा है, और वो वातावरण कैसे, चंद्र किस राशि में, किस नक्षत्र में है, उसके अनुसार जो है ये पूर्वानुमान किया जाता है कि पूरे वर्षा ऋतु में मेघ कैसा होगा, कितना होगा, किस दिशा से आएगा, और कितनी मात्रा में आएगा, कब कब आएगा, ये सारी बातें का पूर्वानुमान किया जा सकता था। इसको और आगे और बहुत सारे जो श्लोक है उसमें विस्तार में व्याख्या किया गया है। मैंने उदाहरण के लिए कुछ 5-6 श्लोक ही लिए हैं यहाँ पे बताने के लिए। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो करेंगे जिसमें हम ऋतु के अनुसार जो मुख्य 3 ऋतु हैं और विस्तार में 6 ऋतु हैं हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार, उन ऋतुओं में किस तरीके से वराहमिहिर ने वेद संहिता में व्याख्या किया है, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो करेंगे। यदि वायु प्रवाह मंद मंद एवं मौसम सुहावना है, इसका तात्पर्य है आकाश सुंदर, धवल, उज्जवल, मेघाच्छित है, मेघाच्छादित है। कहने का मतलब है आकाश जो है नीला है और उसमें जो है सफेद उज्जवल जो मेघ होते हैं आकाश में दिखते हैं, बहुत ऊंचाई में होते हैं मेघ, और वो उनसे वर्षा नहीं होती है, लेकिन सामान्य यानी अच्छी वर्षा होने का पूर्वानुमान है। मतलब इन दिनों में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी से एकादशी के ये जो 4 दिन है, उस समय यदि वायु प्रवाह मंद मंद है, मौसम सुहावना है, और आकाश जो है, आकाश की अवस्था इस तरह की है कि नीला आकाश है और उसमें सफेद बादल दिखाई पड़ रहे हैं और मेघाच्छादित है, सफेद बादल है, तो आगे जो वर्षा ऋतु है उसमें ये पूर्वानुमान ये है कि सामान्य और अच्छी वर्षा होगी। सामान्य का मतलब सामान्य मात्रा में वर्षा होगी, और अच्छी वर्षा का मतलब है कि वर्षा का जो ये है डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्षा का जो विस्तार है वो सामान्य होगा। कभी बहुत ज्यादा, कभी सूखा, काफी दिनों तक वर्षा नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होगा। आगे कहा जा रहा है कि मेघ के गठन एवं वर्षा का चंद्र पक्ष के विशिष्ट दिनों के वातावरण से भी प्राकृतिक नियमानुसार गहरा संबंध है। अब विशिष्ट दिनों के ऊपर भी बताया जा रहा है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी से एकादशी तक के 4 दिन यदि पूर्ण रूप से एक समान वातावरण का होता है, जो हमने वातावरण बताया है, अगर वो चारों दिन एक जैसा होता है, इसका तात्पर्य है कि वर्षा ऋतु जो है और उसके आगे पूरा वर्ष, क्योंकि वर्षा ऋतु ये जिस समय की बात हो रही है वैदिक काल में सबसे मुख्य जो कार्य होता था और जो आर्थिक अवस्था वगैरह सारा कुछ जो है निर्भर करता था कृषि पर, उत्पादन पर, फसल पर। फसल अच्छा है तो आज भी ऐसा ही है कि अगर वर्षा ऋतु अच्छा है, फसल अच्छा है, तो हमारा इकोनॉमी सुधरता है, नहीं तो इकोनॉमी बिगड़ता है, तो खुशहाली नहीं होती है, कम होती है। अगर फसल अच्छा होता है, वर्षा अच्छी अच्छी होती है, फसल अच्छा होता है, उत्पादन अच्छा होता है, तो खुशहाली आती है, इकोनॉमी अच्छा होता है, तो आर्थिक अवस्था अच्छी होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। ये सारी जो कारक है वो खुशहाली के कारक है। तो पूरा वर्ष जो है खुशहाली भरा रहेगा अगर वो चारों दिन एक समान होते हैं, जो कैसे, वो जो पिछली स्लाइड में हमने बताया है। परंतु यदि इन 4 दिनों में से प्रत्येक दिन वातावरण में निरंतर बदलाव होता रहता है, इसका तात्पर्य है समाज में भय का कारण उत्पन्न होने की संभावना बनी रहेगी। भय किस कारण? भय के बहुत सारे कारण होते हैं, और वो वर्षा कम होना या वर्षा ज्यादा होना, सूखा पड़ना, या और भी समाज के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो कारक होते हैं, ऋतुओं के अलावा, मौसम के अलावा, जलवायु के अलावा, ये सारी बातें, तो ये सबका प्रकृति से गहरा संबंध है कि कोई भी समाज के अंदर, कोई भी मनुष्य, समाज के अंदर कोई भी
घटना होती है, कोई भी विकार आता है, विकृति आती है, तो उनका प्राकृतिक जो घटनाएं हैं या प्राकृतिक जो संभावनाएं हैं, विभिन्न प्रकार के घटनाओं का उनसे संबंध होता है, उसी के अनुसार होता है। आगे अगर हम देखें तो मेघ के गठन एवं वर्षा का ग्रीष्म ऋतु के ज्येष्ठ मास के चंद्र पक्ष में आकाश में वज्र ध्वनि से भी प्राकृतिक नियमानुसार संबंध है। कभी कभी हम देखते हैं कि ज्येष्ठ मास में, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में, ज्येष्ठ के महीने में, ज्येष्ठ का महीना मतलब अगर हम कहें तो जून का महीना, जून जुलाई का महीना जो है, उस समय अगर वज्र ध्वनि हो रही है, थंडर स्टॉर्म हो रहा है, बिजली कड़क रही है, तो उससे क्या होता है, वो क्या पूर्वानुमान देता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी से एकादशी, वो अष्टमी से एकादशी का जो 4 दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में। वही निर्धारित करता है उस समय क्या वातावरण है, उससे पूर्वानुमान लगाया जाता है कि आगे का जो ऋतु है, वर्षा ऋतु, और उसके कारण जो बाकी जो समय है वर्ष का, आने वाला समय जो है वो कैसा रहेगा। अष्टमी से एकादशी के 4 दिन यदि आकाश में विपरीत क्षितिज पर क्रमशः चतुर्थांश में वज्र ध्वनि का होना तात्पर्य है कि सभी प्रकार के फसलों का उत्पादन एवं गुणवत्ता उत्तम स्तर पर होने की पूर्ण पूर्ण संभावना है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने पहले स्लाइड में दिखाया कि ये अगर हम पीछे जाते हैं ये स्लाइड में, तो यहाँ पे हमने ये दिखाया है कि जो अक्षांश है और देशांतर रेखाएं हैं, उनसे ये एक वो बनता है, एक जाली बनता है। तो हम किसी भी जगह पर हैं, क्षितिज को अगर हम 4 भागों में विभाजित कर दें, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में अगर हम क्षितिज को विभाजित कर दें, तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया गया है कि विपरीत दिशा में अगर क्षितिज में, पूर्वी दिशा में क्षितिज में अगर वज्र ध्वनि हो रही है, तो उसके विपरीत दिशा में भी अगर वज्र ध्वनि हो रही है, या उत्तर दिशा में हो रही है तो दक्षिण दिशा में भी हो रही है, अगर इस तरीके का वज्र ध्वनि मतलब बिजली कड़क रही है, तो पूर्वानुमान ऐसा है कि आने वाला जो वर्षा ऋतु है वो अच्छा रहेगा, सामान्य रहेगा, सामान्य वर्षा होगी, वर्षा का जो विस्तार है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है कह सकते हैं, जो वो सामान्य रहेगा, एक समान रहेगा, और उत्तम फसलों का उत्पादन उत्तम होगा, गुणवत्ता उत्तम होगा, और खुशहाली रहेगी। और थोड़ा सा हम इसको अगर इसको समझें, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेघ के गठन एवं वर्षा का ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु के ज्येष्ठ मास के चंद्र के नक्षत्र गोचर से भी प्राकृतिक नियमानुसार गहरा संबंध है। अब यहाँ पे थोड़ा सा विभिन्न नक्षत्रों के बारे में बताया गया है कि ज्येष्ठ मास में चंद्र का गोचर यदि हस्ता, पूर्वाषाढ़ पूर्वाषाढ़, मार्गशीर्ष, चित्रा, रेवती एवं धनिष्ठा नक्षत्र, ये 6 नक्षत्र में से होता है ज्येष्ठ मास में। प्रत्येक प्रत्येक मास में ही होता है, तो ऐसा नहीं कि ज्येष्ठ मास में होने की संभावना है, होना ही है। इसका तात्पर्य है कि आगामी वर्षा ऋतु में 16 द्रोण वर्षा होने की पूर्ण संभावना है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इन दिनों में जब चंद्र इन नक्षत्रों से गोचर कर रहा है, उन दिनों में कैसा वातावरण रहेगा, कैसा जलवायु रहेगा, उसके अनुसार हम ये पूर्वानुमान कर सकते हैं कि आने वाले वर्षा ऋतु में वर्षा की मात्रा कितनी होगी। ये द्रोण जो है, ये वर्षा की मात्रा है, वो कितनी होगी उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। 16 द्रोण वर्षा होने की पूर्ण संभावना है, परंतु यदि चंद्र का गोचर ज्येष्ठ मास में
सतभिषा, ज्येष्ठा और स्वाति नक्षत्र में से हो रहा है, तब 4 द्रोण वृष्टि होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार यदि चंद्र का गोचर कृतिका नक्षत्र में से होता है, तब 10 द्रोण वृष्टि होने का अनुमान होता है। कहने का मतलब ये है कि जब चंद्र इन नक्षत्रों से गोचर कर रहा है, हम थोड़ा सा पीछे अगर जाते हैं तो यहाँ पे हम अगर देखें तो नक्षत्र का, तत्व का और जलवायु का जो संबंध है उसको अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको थोड़ा विस्तार में समझने की जरूरत होगी कि चंद्र की कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र है और तत्व कौन सा है और उसके अनुसार जलवायु कौन सा है। उसी के आधार पर ये बताया गया है कि उस चंद्र का गोचर से ज्येष्ठ मास में अनुमान, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि वर्षा कितनी होगी। अब ये द्रोण जो है वो उसका क्या उसका क्या पर्याय है। एक द्रोण वृष्टि का मतलब होता है 6.4 सीसी या क्यूबिक सेंटीमीटर या 64 मिलीमीटर, यानी 64 लीटर जल की वर्षा प्रति 1 वर्ग मीटर, यानी 2,56,000 लीटर जल की वर्षा प्रति एकड़, या ऐसा कह लें 64,000, 64 नहीं, 6,40,000 लीटर जल की वर्षा प्रति हेक्टेयर। अब ये कितने समय अंतराल में, ये निर्भर करता है कि जितने समय अंतराल में उस नक्षत्र के अनुसार वर्षा हो रही है। लेकिन वर्षा की मात्रा भी उस समय हमारे ऋषि मुनि जो है उसका पूर्वानुमान लगा सकते थे। जो आज सेंटीमीटर में बताया जाता है, या इतने इंच वर्षा हुआ है, या इतने सेंटीमीटर वर्षा हुआ है, इतना मिलीमीटर वर्षा हुआ है, तो उसको उन दिनों में द्रोण से अनुमान किया जाता था, उसका ये गणित है। अब हम थोड़ा सा उससे अलग हटके हम बात करते हैं कि अगर हमको पंचांग के बारे में और ये सारी जो बातें हमने बताई, चंद्र का, सूर्य का, नक्षत्र राशि का गोचर जो है, उनसे अलग हटके अगर हम बात करें, क्योंकि प्रकृति में हम मनुष्य अकेले नहीं है, बाकी सभी जीव जंतु हैं और हम तो चीजों को देखते हैं, समझते हैं, उनको हम उसकी व्याख्यान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बाकी जीव जंतु हैं उनमें तो ये कैपेसिटी कह लें या ये प्रक्रिया नहीं होती है, उनके अंदर ये प्रकृति ने, ईश्वर ने नहीं दिया है। लेकिन वो भी मौसम को समझते हैं और पूर्वानुमान लगाते हैं, लेकिन उनका पूर्वानुमान लगाने का तरीका अलग होता है। हमने थोड़ा सा एक वीडियो में बताया है ग्रहण के लिए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय पशु पक्षी और पेड़ पौधे जो हैं वो किस तरीके से उनका व्यवहार होता है, वो ग्रहण में पशु पक्षी और पेड़ पौधों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रकृति के अनुसार है और वो प्रकृति के साथ है। हम तो प्रकृति के साथ नहीं चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत सारे कार्य ऐसे कर रहे हैं जो प्रकृति के विपरीत है। लेकिन पशु पक्षी और पेड़ पौधे जो है वो 100% जो है प्रकृति के साथ हैं, प्रकृति के नियम अनुसार चलते हैं और प्रकृति के अंदर ही रहकर सारा कार्य करते हैं। तो वो कैसे करते हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक संकेत है, इसमें हम देखते हैं कि पशु पक्षी जो है और पेड़ पौधों में कैसे क्या संकेत मिलता है हमें। और अगर हमें ग्रह, नक्षत्र राशि और इनका पंचांग का अगर उतना हमको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो भी कुछ संकेत हमें प्रकृति में हमारे चारों तरफ से मिलते हैं। टिटरी एक पक्षी होता है
जिसके व्यवहार से समझा जा सकता है कि वर्षा ऋतु कैसा होने वाला है। उसमें अगर हम अवलोकन करें तो अगर बड़ा झुंड उसका है तो इसका पूर्वानुमान इससे ये लगाया जाता है कि वर्षा ऋतु निकट है एवं भविष्य में वातावरण आर्द्रता पूर्ण रहने वाला है। और उसके अनुसार उचित कृषि कार्य क्या करना चाहिए, तो खेतों में जुताई अतिशीघ्र प्रारंभ करना चाहिए। इसी प्रकार अगर यही पक्षी नदी के किनारे ऊंचे स्थान पर अंडे दिए हैं, क्योंकि ये वर्षा ऋतु के पहले ग्रीष्म ऋतु में अंडे देती है, और वर्षा ऋतु आते आते या उसके ठीक पहले या वर्षा ऋतु अगर थोड़ा जल्दी आ गया है, उसका अनुमान इसके व्यवहार से लगता है। तो अंडे जो है फूटते भी हैं, और जो घोंसला वो बनाती है, जो अंडे तो घोंसले में देते हैं कोई भी पक्षी, तो वो घोंसले का जो स्थान है उससे पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि वर्षा ऋतु कैसी होने वाली है। कैसे, तो अवलोकन अगर हम करें कि नदी के किनारे ऊंचे स्थान पर अंडे दिए हैं, तो उससे पूर्वानुमान ये लगाया जाता है कि वर्षा ऋतु अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आने की संभावना है, क्योंकि उसने अंडे ऊंचे स्थान में दिए हैं कि अगर बाढ़ भी आए तो घोंसले को उसके घोंसले के अंदर जो उसके अंडे से जो बच्चे हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए ऊंचे स्थान पर अंडे देती है। और इससे संबंधित अगर कृषि कार्य का अगर समझना है, तो निचले स्थान पर खरीफ की फसल के लेने से बचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ अगर आएगा तो नीचे जो निचले स्थान है वहां पे पानी भर जाएगा, तो वहां पे खरीफ की फसल नहीं लेना है, उस स्थान को छोड़ना है। अगर पानी के निकट मिट्टी के ऊपर घास में अंडे दिए हैं, तो इससे पूर्वानुमान ये लगाया जाता है कि वर्षा ऋतु में कम वृष्टि या सूखा पड़ने की संभावना प्रबल है। क्यों? क्योंकि इसने निचले स्थान पे अंडे दिए हैं, इसलिए वर्षा ऋतु ज्यादा भयंकर नहीं होगी। तो खरीफ के प्रारंभिक दिनों में ही निचले स्थान पर नदी या तालाब के किनारे बुआई कर लें। सूखा सहिष्णु फसलों को प्राथमिकता दें, मतलब जिन फसलों को कम पानी चाहिए उनको प्राथमिकता दें, क्योंकि बारिश कम होने वाली है, वर्षा कम होने वाली है, पानी जो है वो उसका भाव रहेगा। तो कम पानी वाले पौधे फसल लें और उनको निचले स्थानों पर लगाएं, जहां से पानी के नजदीक लगाएं, जो पानी का जो स्रोत है नदी या तालाब या जो भी है कुआं है उसके नजदीक लगाएं। इसी प्रकार सफेद और काले सारस पक्षी का जो व्यवहार है, अगर वो अधिक संख्या में दिखाई पड़ते हैं तो इससे पूर्वानुमान लगाया जाता है कि औसत या साधारण वर्षा होने की संभावना है। अगर सारस पक्षी दिख रहे हैं वर्षा ऋतु के पहले ग्रीष्म काल में, काले और सफेद दोनों प्रकार के होते हैं, एक बड़ा झुंड दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि वर्षा जो है साधारण होने वाली है वर्षा ऋतु में। निश्चिंत होकर सामान्यतः खरीफ के फसलों की बुआई समयानुसार करना चाहिए। इसी प्रकार कुछ संकेत हमको चींटी से भी मिलते हैं। काले और भूरे चींटी का जो व्यवहार है वो कैसा होता है, उससे हमको क्या पता चलता है, तो भोजन संग्रहण में व्यस्त दिखाई पड़ रहे हैं वर्षा ऋतु के पहले। इसका पूर्वानुमान इससे ये लगाया जाता है कि औसत या अधिक या अतिवृष्टि के साथ साथ वर्षा ऋतु लंबा होने से मिट्टी में पोषक तत्वों के बह जाने से मिट्टी की उर्वरता शक्ति में कमी होने की संभावना है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये भोजन संग्रह करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो इन ये पूर्वानुमान इससे लगाया जाता है कि वर्षा ऋतु लंबा चलने वाला है, अधिक वृष्टि होने वाला है। और अगर अधिक वृष्टि हो रहा है तो शुरू में तो पानी जो है नीचे जाता है, उसके कारण जो पोषक तत्व तो पानी में घुल कर नीचे चले जाते हैं। उसके बाद जब मिट्टी में पानी नीचे नहीं जा पा रहा है तो बहता है। जब बहता है तो उसके साथ ऊपर की जो मिट्टी है, जो उपजाऊ मिट्टी है, वो भी बहने की संभावना होती है, और वो अपने साथ उर्वरता शक्ति जो है वो भी बहा के ले जाती है, जिसके कारण मिट्टी में उर्वरता शक्ति की कमी हो सकती है। ये हम बात कर रहे हैं जब बाढ़ का वो नहीं बन रहा है, बाढ़ की संभावना नहीं बन रही। क्योंकि अगर बाढ़ की संभावना बनती है, बाढ़ आती है,
तो वहां पे पानी स्थिर होता है, और उसके बाद जब पानी उतर जाता है तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो ये चींटी से हम क्या समझते हैं कि खरीफ के लिए ऐसे फसलों को प्राथमिकता दें जिनसे कुछ समय जलमग्न अवस्था में एवं कम कम उर्वर खेत में सुरक्षित रहते हुए भी सामान्य उत्पादन मिलने की संभावना बनी रहती है। कहने का मतलब ये है कि अगर खेत में पानी जमा है तो फसल को उतना नुकसान नहीं पहुंचता है। कुछ समय अगर पानी जमा है तो कुछ समय का मतलब कुछ दिन भी हो सकता है और कुछ सप्ताह भी हो सकता है। यहाँ पे साधारणतः कुछ दिनों की बात हो रही है। और कम उर्वर खेत में भी वो सामान्य फसल देते हैं, इनको बहुत ज्यादा उर्वरता की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा पोषण की जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु यदि यही चींटी जो है वर्षा एवं आर्द्र वातावरण के बाद मृत चींटी और गीले भोजन को वाल्मीकि से, जो चींटी का जो वो होता है ढेर होता है, मिट्टी का जो ढेर होता है जहाँ पे इनका घर होता है, जिनका कह सकते हैं चींटी का जो घोंसला होता है अगर कहें तो उसको वाल्मीकि कहा जाता है। जो मिट्टी का ढेर होता है पहाड़ के जैसा छोटा सा, उसको ये वाल्मीकि कहते हैं। उसकी सफाई करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं बाहर निकल के, और उसमें जो जो मृत चींटी है उसके अंदर उनको निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, क्योंकि वो भी अपनी साफ सफाई करते हैं, उनमें वो भी सामाजिक कीट होते हैं, और जैसे हम अपने कार्य करते हैं वैसे वो भी करते हैं। और जो भोजन अंदर पानी जाने की वजह से गीले हो गए उनको बाहर निकाल के सुखाने का भी प्रयास वो करते हैं। तो उसमें अगर वो व्यस्त दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पूर्वानुमान ऐसा लगाया जाता है कि अल्पकालीन शुष्क मौसम के बाद पुनः वृष्टि होने की संभावना है। क्या होता है कि जब वर्षा होने के बाद जब वर्षा रुक जाती है और धूप निकलता है तो हम क्या करते हैं, हमारे जो गीले कपड़े हैं उनको हम तो तुरंत जो है बाहर फैला देते हैं सूखने के लिए, कि फिर से पानी बरसने वाला है, उसके पहले जो धूप निकले उसमें हम सुखा लें कपड़े, या कोई भी दूसरी वस्तु जो है वो सुखाने का भीग गया है, गीला हो गया। तो यही कार्य, यही प्रक्रिया वो चींटी भी करते हैं। तो उसका मतलब ये है, कृषि कार्य में जो है जल्दबाजी में खेत की जुताई एवं बीजों की बुआई करना अनावश्यक है और व्यर्थ है परिश्रम, क्योंकि पुनःवृष्टि होने की संभावना है और उसके बाद फिर से खरपतवार उग जाएंगे। तो ये जो है प्राचीन काल में जब इतना सारा टेक्नोलॉजी नहीं था, इतनी तकनीक नहीं थी, तो प्रकृति के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे आसपास जो घटनाएं घटती थी उससे पूर्वानुमान लगाया जाता था कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और आगे अगर हम देखें तो एक कीट होता है झिंगुर, जो आवाज करता है रात में, दिन में बहुत तेज आवाज करता है, झिंगुर, जिसको अंग्रेजी में क्रिकेट कहते हैं। उस कीट को असंख्य मात्रा में शोर मचाते हुए जाते हैं, अगर सुने जा रहे हैं तो आर्द्र मौसम निकट भविष्य में एवं औसत या अधिक वृष्टि होने की संभावना है। खेत में जुताई और बुआई की तैयारी तुरंत शुरू करना चाहिए। अगर ये बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि ये जो है इन मौसम में परिवर्तन होने वाला है, और मौसम जो है आर्द्र होने वाला है। आर्द्र कब होगा? जब वृष्टि होगी, और वृष्टि अधिक होगी औसत से, इसलिए ये तैयारी अपनी कर लें और काम शुरू कर दें खेत में वर्षा के पहले। इसी प्रकार हमारे समाज के अंदर, मनुष्य के अंदर जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनको अगर बार बार प्यास लगता है गर्मी में, तो ये है कि मौसम, आर्द्र मौसम निकट भविष्य में होने की संभावना प्रबल है। सभी क्षेत्रों में कृषक तदनुसार योजनाएं बना ले अपना। तो अगर बार बार प्यास लगता है इसका मतलब कि मौसम बहुत शुष्क है, और जब बहुत शुष्क मौसम गर्मी के दिनों में होता है, जो आर्द्रता जो है वो बहुत कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वातावरण में जहाँ पे भी जल है वहां से जल वाष्पीकृत हो गया है, और जो वातावरण के अंदर जो जल के अणु जो है वाष्प के रूप में है वो ऊपर उठ गए हैं,
जिसके कारण हमारे जो वातावरण, हमारे आसपास का वातावरण है, वो ज्यादा शुष्क हो गया है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में जल के अणु वाष्पीकृत होकर ऊपर उठे हैं, तो वो मेघ गठन कर रहे हैं, मेघ गठन कर चुके हैं और कर रहे हैं, तो वर्षा ऋतु निकट भविष्य में। इसी प्रकार जंगलों में, पहाड़ों के जंगलों में अगर दावानल होता है, प्राकृतिक रूप से अगर दावानल होता है, जंगलों में आग लगा हुआ दिखाई पड़ता है पहाड़ों के जंगलों में, तो समय से पहले वर्षा ऋतु का आगमन एवं अधिक समय तक जारी रहने की संभावना है। दावानल कब होता है? जब बहुत ज्यादा शुष्क मौसम हो जाता है, आर्द्रता बिल्कुल कम हो जाती है प्राकृतिक रूप से, और तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं प्राकृतिक, जिसके कारण सूखे पत्तों में आग लग जाती है, घास में आग लग जाती है, और वो आग जो है वो प्रचंड रूप ले लेता है, जंगलों में आग लग जाती है। तो वो संकेत देता है, उससे ये पूर्वानुमान लगाया जाता है कि वर्षा ऋतु जो है समय से पहले आने वाला है, शुरू होने वाला है, और अधिक समय तक प्रभावी रहने वाला, जारी रहने वाला है। तलहटी के क्षेत्रों के कृषक तदनुसार योजना बना दे। मतलब पहाड़ के नीचे जो तलहटी के क्षेत्रों में जो किसान कृषक बंधु है, वो अगर पहाड़ों में वर्षा होगी, ज्यादा वर्षा होगी, पहले वर्षा होगी, पानी तो नीचे ही आना है, तो तलहटी के कृषकों के लिए ये संकेत है कि वो अपना कृषि कार्य की योजनाएं जो है उसी प्रकार बना ले और शुरू कर दे। इसी प्रकार वायु के प्रवाह से भी कुछ चीजें समझ में आती हैं। जैसे पश्चिम दिशा से सर्द हवाएं अगर आ रही हैं, तो मौसम जो है शुष्क रहने वाला है। पश्चिम दिशा से अगर सर्द हवाएं, ठंडी हवाएं अगर आ रही हैं, तो मौसम शुष्क रहने वाला है। इसके कारण जो है निराई गुराई के लिए उचित समय है, मौसम जो है उचित है। खरपतवार की सफाई करने पर पुनर्स्थापन की संभावना अति क्षीण है। मतलब इस समय में अगर हम निराई गुड़ाई कर रहे हैं, खरपतवार निकालें, तो पुनः जो है खरपतवार आने की संभावना कम होती है, क्योंकि मौसम शुष्क है। अगर मौसम शुष्क है तो मिट्टी में नमी भी कम होगी, क्योंकि जो नमी होगी वो ऊपर वाष्पीकृत हो जाता है, तो खरपतवार के जो बीज मिट्टी में होंगे भी, तो उनके अंकुरण का की संभावना कम होती है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर दिशा से अगर आर्द्र हवाएं आ रही है, अगर नम हवा आ रही है, आर्द्र हवा आ रही है पूर्वोत्तर दिशा से, पूर्व और उत्तर के बीच का जो दिशा है, तो हल्की बौछार के कारण अगले 24 घंटे में तक आर्द्र मौसम बना है। कहने का मतलब ये कि उस दिशा में कहीं पे बारिश हुई है या होने वाली है, नजदीक में कहीं पे उसी दिशा में, और अगले 24 घंटे तक आर्द्र मौसम बना रहेगा। हो सकता है कि हवा के साथ बादल भी आए और यहाँ पे भी हल्की बौछार होने की संभावना है। तो दो बौछारों के अंतराल में उर्वरक डालने के लिए उचित समय है। तो ऐसे में आप देखें कि अगर ऐसा है, तो जिस समय बौछार नहीं पड़ रही है, उस समय बौछार, पहली बौछार हो गई, उसके बाद आप उर्वरक डाल सकते हैं खेतों में, अगर डालना है तो। इसी प्रकार दूर वृष्टि होने की दिशा से कोमल हवा अगर बह रहा है, तो ये इंगित करता है कि अगले 6 से 12 घंटे तक मौसम आर्द्र होने वाला है। और अगर धूल भरी आंधी या तेज हवा के साथ के आने की दिशा से वृष्टि होने की पूरी संभावना है। ये ग्रीष्म ऋतु में या वसंत ऋतु के अंत के समय में ये देखा जाता है कि धूल भरी आंधी आ रही है या तेज हवाएं आ रही हैं, और बिजली भी कभी कभी कड़कता है, तो उस दिशा से पानी बरसने की संभावना, वृष्टि होने की संभावना है, जो कि मौसम से पहले, वर्षा ऋतु के पहले कभी कभी बारिश होता है। उस समय वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का जो वो है, उन दोनों के बीच में निश्चित ही शीघ्र बादल छट जाएंगे और मौसम सुहाना हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा देर वर्षा नहीं होती, थोड़े समय के लिए होती है, और फिर आसमान साफ हो जाता है। खेतों में कृषि कार्य जारी रखें, जितने समय में बारिश हो रहा है उतने समय में छोड़ के ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बादलों को देख के भी कुछ अनुमान लगाया जाता है। पहाड़ी इलाकों के में निचले बादल का पहाड़ों के ऊपर मंडराना, अगर पहाड़ी इलाकों में बादल
नीचे, काफी नीचे हैं, दिखा मंडरा रहे हैं पहाड़ों के ऊपर। तो अगले एक सप्ताह तक आर्द्र मौसम रहने की संभावना है, क्योंकि अगर बादल नीचे हैं तो बारिश हो सकती है कहीं पे, अगर कहीं पे आसपास बारिश हो रही है तो हवा चलती है और उसके कारण मौसम आर्द्र रहेगा। अगर बारिश वहां पे नहीं हुई है या नहीं होने वाली है तो सामान्यतः ये भी संभावना रहती है कि बारिश, हल्की बारिश हो सकती है। खरपतवार के पुनर्स्थापन की संभावना अति प्रबल है, अतः इस कार्य को उस समय टालना चाहिए। तो अगर ऐसा दिख रहा है तो खरपतवार उस समय आप नहीं निकालें, क्योंकि वो पुनः आ सकता है। खुला नीला आकाश, परंतु पूर्व दिशा में घने बादलों की उपस्थिति अगर दिखाई पड़ रही है तो उसी दिशा से अगले 6 से 24 घंटों के अंदर आंधी तूफान आने की संभावना है। इस आपदा से बचने के लिए उपाय एवं संसाधन अग्रिम योजना निर्धारित कर लें, क्योंकि अगर पूर्व दिशा से अगर बादल दिख रहे हैं तो उसी दिशा से बारिश होने की संभावना है। और थोड़ी हवा चलेगी, धूल भरी आंधी भी चल सकती है। सामान्यतः धूल भरी आंधी जो है वो पश्चिम दिशा से आती है, लेकिन पूर्वी भाग में अगर हम देखें, देश के पूर्वी भाग में, तो ये जो है ये सारी बातें जो है ये वर्षा ऋतु के पहले की बात हो रही है। वसंत ऋतु के अंत में और ग्रीष्म ऋतु के पहले या ग्रीष्म ऋतु के अंदर इस तरह का मौसम, इस तरह का वातावरण बनता है। तो पूर्वी भाग में जो है ये पूर्व दिशा से ही होता है, आती है, बिजली भी कड़कता है। और देश के पूर्वी भाग में इसको काल वैशाखी कहा जाता है, क्योंकि ये बैसाख के महीने में होता है। बैसाख का महीना जो है वसंत ऋतु का समय होता है, मार्च अप्रैल का महीना। वृष्टि होने के बाद भी निचले बादलों का उपस्थित रहना जो है वो ये इंगित करता है कि आर्द्र मौसम की समाप्ति हो गई है, मतलब मौसम शुष्क हो जाएगा कुछ समय के बाद। बादल जो है वो धीमे धीमे, जितनी बारिश होनी हो गई है और आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे बादल आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मौसम जो है आर्द्रता कम होती जाएगी और शुष्कता बढ़ती जाएगी। खेतों में कृषि कार्य जो है पुनः प्रारंभ कर सकते हैं बारिश होने के बाद। विभिन्न प्रकार के बादल पृथक ऊंचाइयों पर उपस्थित हैं, अगर ऐसा दिख रहा है, कभी कभी दिखता है कि बादल आकाश में अलग अलग ऊंचाइयों पे अलग अलग प्रकार के बादल दिखते हैं। तो ऐसे में मौसम मौसम में बदलाव होने की प्रक्रिया का सटीक पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के बादल अलग अलग ऊंचाइयों पे होते हैं। जो बहुत ऊंचे बादल होते हैं वो घने नहीं होते हैं, वो बहुत ही हल्के होते हैं और उनसे वर्षा नहीं होती है। उसके नीचे जो बादल होते हैं वो कुछ रुई के जैसे होते हैं, सफेद होते हैं, वो ऊपर वाले से थोड़े ज्यादा घने होते हैं, लेकिन उनसे भी वर्षा नहीं होती है। तो और उससे नीचे कुछ बादल होते हैं जो थोड़े गहरे होते हैं, उनसे वर्षा होने की संभावना रह सकती है, लेकिन होगी कि नहीं होगी वो पता नहीं, क्योंकि वो बादल जो है वो और घने होके नीचे आ सकते हैं या और हल्के होके ऊपर वाले बादलों से मिल सकते हैं, क्योंकि बादल भी स्थिर नहीं होता है। बादल क्या है, वो वाष्प है, जल तो है नहीं, वो तो वाष्प है। वाष्प का एक संगठित संगणित रूप है, घना रूप है वाष्प का। तो वो इस कारण वो एक साथ दिखता है और बादल के रूप में दिखता है, लेकिन वो होता तो है वाष्प ही। तो वो एक स्थिर नहीं रहता है, ना आकार में स्थिर रहता है ना घनत्व में स्थिर रहता है। अगर घनत्व बढ़ता है तो भारी हो जाता है, नीचे की तरफ आता है, उससे वर्षा होती है। अगर घनत्व कम होता है ऊपर की तरफ उड़ जाता है और वर्षा होने की संभावना नहीं रहती, बल्कि और ऊपर के जो बादल है उनसे मिल जाता है। तो उपस्थित मौसम के अनुसार कार्य की योजना निर्धारण करें। ऊंचे सफेद बादल अगर है तो शुष्क मौसम है। ऊंचे सफेद बादल के साथ नीला आकाश भी दिखाई पड़ता है, तो निराई गुराई खरपतवार निकालने का काम, ये सारे काम के लिए उचित समय है। अगर खुला आकाश है तो बादल नहीं है, तो वर्षा ऋतु के भाद्रपद माह में घना धुंध जो है वो बन रहा है। आकाश खुला है लेकिन घना धुंध बन रहा है। तो आगामी ऋतु औसत से अच्छा होने के प्रबल संकेत है।
मतलब ये भाद्रपद जो है वो वर्षा ऋतु है, और उस समय आकाश खुला है, लेकिन वातावरण में जो है धुंध जैसा छाया हुआ है। कहने का मतलब है कि बादल जो है वो नहीं है, बल्कि बिल्कुल नीचे आ गए हैं। और जब बादल बिल्कुल नीचे जमीन के ऊपर आ जाते हैं तो धुंध जैसा दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब ये कि उससे वर्षा तो नहीं होने वाली है, वो धीमे धीमे और तरल ये और घनत्व उसका कम होता जाएगा, और घनत्व कम होगा और वो ऊपर उड़ जाएगा, बादल नहीं बनेगा। तो आगामी मौसम जो है अच्छा वो रहेगा। आगामी फसल के लिए सामान्य तैयारी प्रारंभ करें। सूर्यास्त के समय पश्चिमी क्षितिज पर अरुणिमा अरुणिम आभा अगर है, मतलब सूर्यास्त के समय अगर पश्चिम क्षितिज पर लालिमा है, तो शुष्क मौसम आने के प्रबल संकेत है। कृषि कार्य के लिए सूखे की प्रबल स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। ये सब ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ऋतु के ठीक पहले अगर इस तरीके का दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पूर्वानुमान जो है सूखा पड़ने का है, शुष्क मौसम रहने का है, और उसके अनुसार आप कृषि कार्य के अपनी योजनाएं उसी प्रकार बनाएं। दीमक एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण कीट है, जिसको हम लोग जब खेत में देखते हैं या जहाँ पे भी देखते हैं तो हम उसको दुश्मन ही समझते हैं, लेकिन वो दुश्मन से ज्यादा वो दोस्त है। ऐसा प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि मानते थे। तो क्यों ऐसा मानते थे? उसका कारण ये है कि अगर जामुन के वृक्ष की पूर्व दिशा में दीमक के टीले की उपस्थिति है, तो ये क्या बताता है कि जमीन के नीचे मीठा जल का स्रोत वृक्ष के दक्षिणी दिशा में 2 पुरुष गहराई पर 3 हाथ दूर मिलने की प्रबल संभावना है। अब ये 2 पुरुष की गहराई जो है और 3 हाथ दूर जो है, ये उस समय के हिसाब से एक ये मापने का एक तरीका था। अगर हम इसको आज के पर्याय में देखें तो 2 पुरुष का मतलब जो है करीब 10 से 12 फीट की गहराई में। अब उस समय क्योंकि जल का जो जल का जो वो था, क्या बोलते हैं, लेवल था, पानी का जो लेवल था, वाटर लेवल जो होता था जमीन के नीचे, वो काफी ऊपर होता था, क्योंकि उस समय वातावरण अलग तरीके का होता था, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं होता था। तो ये संकेत देता था कि जामुन के वृक्ष के पूर्व दिशा में अगर दीमक का टीला है, उसी को वाल्मीकि कहते हैं उस टीले को, तो जामुन के दक्षिण दिशा में जो है मीठा जल का स्रोत मिलने की संभावना है। और वो कितनी गहराई में और कितने दूर? अब 3 हाथ दूर का मतलब, तो अगर हम अपने हाथ से अगर करें तो 3 हाथ दूर तो 3 मीटर भी नहीं होता है। लेकिन उस समय का इसका जो संकेत है, उस दिशा में जल का स्रोत मिलने की संभावना होती थी कुएं के लिए। तो कुएं कुआं की खुदाई होती थी उस समय, बोरवेल का समय नहीं था, बोरवेल नहीं होता था। और वो ये भी संकेत देता था कि लंबे समय तक जल का स्रोत जो है वहां पे जल की आपूर्ति होती रहेगी। पहले ही हमने बताया कि जल की आपूर्ति कम होने से ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है। तो हमारे पूर्वज जो थे प्राचीन काल में, वैदिक काल में, वो इन सब चीज को बहुत गहराई से समझते थे, और उसके अनुसार वो निर्णय लेते थे। और उन निर्णय को लेने के लिए प्रकृति के अंदर बहुत सारे संकेत उनको समझ में आता था, और उन्हीं संकेतों के अनुसार वो अपने निर्णय लेते थे। इसी प्रकार दीमक का जो है अर्जुन के वृक्ष के उत्तर दिशा में अगर टीला है की उपस्थिति है, या वाल्मीकि है उसका, तो जमीन के नीचे जल का स्रोत वृक्ष के पश्चिम दिशा में 3.5 पुरुष की गहराई पर, यहाँ पे थोड़ा सा गहराई जो है ज्यादा हो गया। अगर 3.5 पुरुष की बात करें तो हम एवरेज इसको मान सकते हैं कि करीब 15 से 20 फुट, है ना, गहराई पर 3 हाथ दूर मिलने का प्रबल संभावना है। यहाँ पे संकेत ये है कि जामुन के वृक्ष के पूर्व दिशा में अगर
दीमक का टीला है, तो उस वृक्ष से दक्षिण दिशा में, उस वृक्ष के आसपास दक्षिण दिशा में जल का स्रोत है, मीठे जल का स्रोत है, और वहां पे कुएं की खुदाई करने पर कुएं में पानी सामान्यतः वर्ष भर मिलता रहेगा। लेकिन अर्जुन के वृक्ष से अगर देखें तो उत्तर दिशा में अगर यही दीमक का टीला या वाल्मीकि मिलता है, तो पश्चिम दिशा में जल का स्रोत है, और उसमें सामान्य मात्रा में जल की आपूर्ति होगी। कहने का मतलब ये है कि ग्रीष्म ऋतु में उसमें पानी की कमी हो सकती है। इसी प्रकार वृष्टि को भी देख के कुछ अवलोकन करके उससे निष्कर्ष निकाला जाता था। वर्षा ऋतु के प्रारंभिक एवं अंतिम भाग में कुल वृष्टि का 1/3 मात्रा तथा 2/3 मध्य भाग में होना, मतलब वर्षा का जो विस्तार है, अगर पूरे वर्षा ऋतु को हम 4 भागों में बांट दें, तो प्रथम और अंतिम भाग जो है वो भाग, और मध्य के जो 2 भाग हैं वो मध्य भाग हो गए। या इस तरीके से कहें कि प्रथम और अंतिम भाग जो है वो मिला के 1/3 भाग हो गया, और मध्य का जो भाग है वो 2/3 हो गया। तो इसमें अगर जो है वृष्टि जो है प्रारंभिक और अंतिम भाग में कुल वृष्टि का 1/3 अगर हो रहा है, और मध्य भाग में 2/3 हो रहा है, जो पूरे वर्षा ऋतु में जितनी बारिश हुई है, अगर हम ये कह लें कि 100 सेंटीमीटर बारिश हुई है पूरे वर्षा ऋतु में, तो उसमें से प्रथम भाग, अगर हम इसको वर्षा ऋतु को 2 महीने का मान लें, 2 महीने का, तो 2 महीने का 6 ऋतु है, 12 महीने हैं, 2 महीने का 2 माह का हो गया वर्षा ऋतु, तो 2 माह में 4 पक्ष हो गए। तो वर्षा ऋतु के प्रथम माह के प्रथम पक्ष में और वर्षा ऋतु के द्वितीय माह के द्वितीय पक्ष में, ये दोनों पक्ष में मिला के अगर 100 सेंटीमीटर में से 30 सेंटीमीटर वर्षा इन दोनों पक्षों में मिला के हो रही है, और 60 सेंटीमीटर या 65 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो मध्य भाग में, मतलब प्रथम माह के द्वितीय पक्ष में और द्वितीय माह के प्रथम पक्ष में, दोनों मिला के जो है 2/3 भाग होता है, उसमें अगर हो रहा है, तो संपूर्ण वर्षा ऋतु में वृष्टि एक समान रूप से होना, ये निष्कर्ष माना जाता है कि वर्षा ऋतु जो है वो सामान्य रूप से उसका जो है हुआ है। परंतु निरंतर 7 दिनों तक अगर वृष्टि हो रहा है और छोटी बूंदें पड़ रही है, तो वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि असमान रूप से होना ऐसा समझा जाता है कि जो वृष्टि है उसका जो विस्तार है वो असमान है। निरंतर 7 दिनों तक वृष्टि होते रहना तथा साथ ही धूप भी निकलती अगर है, तो वर्षा ऋतु में कम वृष्टि असमान रूप से होना ये माना गया है कि बीच बीच में अगर धूप निकल रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश भी हो रही है और धूप भी निकला हुआ है, तो उस मौसम में कम वृष्टि होती है और असमान रूप से होती है। वृष्टि होते समय वायु प्रवाह न होना, बिल्कुल बारिश हो रहा है लेकिन हवा नहीं चल रही है, तथा साथ ही धूप भी नहीं निकल रहा है, तो सामान्य वर्षा ऋतु जिसमें समय समय के समय के साथ ही खेत की जुताई के लिए 3 बार अवसर प्राप्त होने की, सामान्य रूप से 3 बार अवसर मिलते हैं जो खेत की जुताई करने के लिए उसकी संभावना रहती है। कहने का मतलब ये है कि आपको खेत में जो काम करना है वो वर्षा ऋतु में वर्षा किस प्रकार से हो रही है, कितनी हो रही है, कब हो रही है, कितने दिनों तक हो रही है, कितनी मात्रा में हो रही है, इससे भी आप आगे के पूर्वानुमान लगा सकते हैं, और उसके अनुसार आप अपने कृषि कार्य का व्यवस्थापन और उसकी योजना कर बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ बातें थी जो हमने यहाँ पे बताने का प्रयत्न किया है कि ऋतु का क्या संबंध है जलवायु से और मौसम से, और ऋतु के अनुसार ग्रीष्म ऋतु के अनुसार वर्षा ऋतु में कैसे होता है, उसका
प्राकृतिक रूप से जो घटनाएं हैं, जो अ, खगोलीय घटनाएं हैं, उनके साथ कैसा संबंध है, जो ग्रह नक्षत्र का जो गोचर होता है उसके उसका पृथ्वी पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, और इसको वैदिक काल में हमारे ऋषि मुनियों ने किस तरीके से समझा। इस प्राकृतिक विज्ञान को अगर हम इस तरीके से कहें तो प्रकृति के इस विज्ञान को समझ के उसकी व्याख्या की है। और उस समय में, उन दिनों में जब इतने सारे उपकरण नहीं थे और इतने सारे साधन नहीं थे, तो भी हमारे ऋषि मुनि, हमारे उस समय के जो हमारे समाज में जो लोग थे, वो प्रकृति को देख के, समझ के, प्रकृति का अध्ययन करके प्रकृति के अनुसार चलते थे। और उसको हमने थोड़ा सा इसमें ये भी बताने की कोशिश किया कि अभी भी पशु पक्षी जो प्रकृति के साथ, प्रकृति के अनुसार उनका जीवन चर्या चलती है, और वो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से ही चलते हैं, रहते हैं, तो वो भी उस प्रकृति से संकेत लेते थे और उसके अनुसार वो अपनी सावधानी बरतते थे। तो आप अगर हमें संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा ये नंबर है 8999922349 8999223491। मैं टेलीग्राम पर भी इसी नंबर से हूँ और व्हाट्सएप पर भी इसी नंबर से हूँ। फोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी है pkt.prakrit@gmail.com। और हमारा यूआरएल है जिसमें आप जाके हमारी पुस्तकें भी हैं, हमने पुस्तकें भी कुछ प्रकाशित किए हैं, अंग्रेजी में है परंतु जैविक कृषि पर है, उसमें भी कुछ आपको अतिरिक्त ज्ञान मिल सकता है। इसके अलावा कृषि पंचांग जो मैं बनाता हूँ प्रत्येक पक्ष के लिए, उसका सदस्यता भी आप ये यूआरएल में जाके ले सकते हैं। वो है https:// माई प्रकृत कृषि तंत्र LLP.online। तो ये आप अगर हमें संपर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इस तरीके से हम वीडियो डालते रहेंगे अलग अलग विषयों पर। ये एक हमारी श्रृंखला चल रही है, इसमें पहला जो विषय था वो वैदिक कृषि पंचांग था। ये दूसरा अंक है उसका, जिसमें हमने ऋतु, जलवायु, मौसम और जलवायु के ऊपर बात की है। अगला जो है अंक, उसमें हम कंपोस्ट के बारे में बात करेंगे, प्राकृतिक जो उसके विज्ञान है कंपोस्ट के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद फिर मिट्टी है, वगैरह वगैरह है। इसका आप पीछे हमारे जो पीछे के जो वीडियो है उसमें आप इनको देख सकते हैं। हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और उसमें घंटी भी दबा दें, जिससे कि नया वीडियो जब आता है तो आपको पता चले। और शेयर भी करें। हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो प्रकृत कृषि तंत्र के नाम से है।